यूक्रेन में रूस के विध्वंसक बम तबाही मचा रहे हैं। पुतिन की मॉडर्न मिसाइलें आग बरसा रही हैं। बाल्टिक सागर के ऊपर परमाणु बॉम्बर उड़ रहे हैं। डोनेट्स्क में भारी बर्बादी। लुहांस्क पर लगातार हमले। ज़ापोरिज़िया पर ड्रोन अटैक। रूस के ड्रोन, मिसाइल और ग्लाइड बमों के हमलों से यूक्रेन में इमारतें जल रही हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट से आग की लपटें उठ रही हैं। अब पुतिन की आर्मी रॉकेट चला रही है। यूक्रेन पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की बस्तियों, फैक्ट्रियों, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वाहा किया जा रहा है। रूस ने पिछले 24 घंटे में डोनबास इलाके में भारी तबाही मचाई है। खासतौर पर दोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट में उन इलाकों को निशाना बनाया गया है जहां यूक्रेनी सेना लड़ाई लड़ रही है। खार्किव शहर पर रात भर में ड्रोन हमले किए गए। इन अटैक्स में भारी नुकसान पहुंचा है। जब यूक्रेनी सैनिक अपने कब्जे वाले क्षेत्रों से वापस लौट जाएंगे तभी युद्ध विराम होगा। अगर वे नहीं हटते तो हम हथियारों के बल पर ऐसा करेंगे। पुतिन ज़ापोरिज़िया और खेरसॉन के जिस इलाके को फ्रीज लाइन बनाने की डिमांड कर रहे हैं, वहां ज़ेलेंस्की ने अपने गांव को बसाने के लिए रास्तों में नेट लगवा दिए हैं। जहां नेट लगाने के लिए सरकार फंड नहीं दे पा रही, वहां लोग चंदा करके खुद खरीद कर नेट लगवा रहे हैं। दरअसल ये नेट रूस के FPV ड्रोन को हमला करने से रोकने के लिए लगाई गई है। रूस के हल्के ड्रोन ताकि घरों को बमबारी से तबाह न कर सके, इसलिए ये नेट्स लगाए गए हैं। यूक्रेनी लोगों ने पूर्वी यूक्रेन में अपने घरों की खिड़कियों में लगे शीशों को हटाकर उन्हें कार्डबोर्ड से ढक दिया है। पहले शीशे की खिड़कियों से बल्ब की लाइट बाहर आती थी और रूसी सुसाइड ड्रोन वहां घुसकर हमला कर देते थे। अब लोगों ने बिना खिड़कियों वाले मकानों में जीना सीख लिया है, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर हो जाएंगी अगर युद्ध खत्म हो जाएगा। इसके लिए जिंदा रहना जरूरी है। सुबह हो या शाम, हर 10 मिनट में रूसी ड्रोन यहाँ भिनभिनाने लगते हैं। मेरे घर की खिड़की से ड्रोन अंदर आया और वार्डरोब से बेड तक पूरे घर में तबाही मचा दी। मेरा पूरा सामान तहस नहस कर दिया। मैं बेतहाशा चीख रही थी। मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहे थे। सब कुछ ड्रोन हमले में जल गया था। मेरी टांगों में टाँके लगे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस इन इलाकों में रोजाना करीब 300 ड्रोन अटैक करता है। जुलाई 2024 के बाद सिर्फ खेरसॉन में ड्रोन अटैक में 200 सिविलियंस मारे गए हैं। करीब 3000 घर पूरी तरह से जल गए हैं। अब रहने लायक तक नहीं बचे। ज़ेलेंस्की के नेट भला रूस के भीषण अटैक को कैसे रोक पाएंगे? अब तो रूस ने अपने छोटे ड्रोन्स को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है कि रूसी ड्रोन अब थर्माइट गिरा रहे हैं, जो आग की फ्लेम फेंककर नेट को जला देते हैं। रूस कुछ इस तरह यूक्रेन में टारगेट सेट कर रहा है कि मार्केट हो या मॉल, सब जलकर मलबे का ढेर बन जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक डिलीवरी बॉय सामान देने जाता है, तभी यूक्रेन फौज में भर्ती करने वाला ग्रुप आ जाता है।
डिलीवरी बॉय को जबरन उठाकर गाड़ी में डालने लगता है। डिलीवरी बॉय छुड़ाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। लेकिन ज़ेलेंस्की अब भी राग अलाप रहे हैं कि वो रूस को युद्ध में हरा देंगे, बशर्ते अमेरिका उन पर और कड़े सैंक्शंस लगा दे। रूस की धमकी या चेतावनियों से शांति तय नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय शर्तों पर होगी। अगर पुतिन नहीं हटेंगे तो प्रतिबंध भी नहीं हटेगा। तेल, तकनीक, वित्त और युद्ध संसाधनों पर प्रहार करें। अगले हफ्ते और भी बड़ी बातचीत होगी। दोनों पक्षों के पास लड़ने के बजाय समझौता करने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन है। ट्रंप के प्रतिबंधों से रूसी तेल राजस्व का विनाश और युद्ध क्षेत्र में उसे हार मिल सकती है। हम झुक नहीं रहे हैं, हम अपनी शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन पीस प्लान पर करीब तैयार हैं। अब गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में है। वो ईयू के सहारे युद्ध लड़ेंगे या फिर ट्रंप के पीस प्लान पर साइन करके लाइफ लाइन मांगेंगे। अमेरिका की अपनी पहली यात्रा से पहले हमने उनके साथ इस पर चर्चा की थी। 28 पॉइंट पर समझौतों की लिस्ट बनी। हम इस बात पर सहमत हैं कि इसे भविष्य में समझौतों की नींव में रखा जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स पर बात बनना जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। अमेरिकी पक्ष कुछ पॉइंट्स पर हमारे उस रुख को ध्यान में रखता है जिस पर पहले और अलास्का जाने के बाद चर्चा हुई थी। कुछ पॉइंट्स पर हमें निश्चित रूप से बैठक और अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें हर बात को कूटनीति की भाषा में रखना होगा। पुतिन का मैसेज क्लियर है, लेकिन ज़ेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन दोनों के नेता दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब भी युद्ध जीत सकता है। To secure the best outcome for Ukraine and Europe, we have to stay the course but pick up the pace. This means more sanctions to deprive Russia of the means to fight and more military and financial support to Ukraine. In the European Council, we pledged to cover the financial needs for Ukraine for 2026 and 2027. There are, of course, several options on the table, as you know, but the reparations loan is the most clear-cut way to do this. It would send the strongest message to Moscow that it cannot wait us out, and we need to make this decision fast. यूरोपीय यूनियन नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध रुके। ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। अमेरिका में ट्रंप के विरोधी भी नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। ये अब भी शीत युद्ध वाली थ्योरी पर चल रहे हैं कि रूस उनके लिए खतरा है। ये अब भी सपना देख रहे हैं कि पुतिन को दबाया जा सकता है, अपनी शर्तों पर रूस को झुकाकर युद्ध बंद करवाया जा सकता है और ज़ेलेंस्की की जीत का नैरेटिव सेट किया जा सकता है। Well, it does feel like Groundhog Day. We've been through this a few times. The fact here is that the fundamentals have not changed. The fundamentals are that Russia wants to wage this war against Ukraine and will only stop if stopped. That is, they need pressure to stop them. यूरोपीय संघ यूक्रेन को करीब 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की योजना बना रहा है। इसे लेकर पुतिन ने बड़ी वार्निंग दे दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन को फंड देने के लिए रूसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो मॉस्को ईयू पर सख्त कदम उठाएगा। इसी बीच ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने भ्रष्टाचार मामले के दायरे में आने के बाद इस्तीफा दे दिया है। यर्मक को यूक्रेन का दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है। उनका जाना
जेलेंस्की प्रशासन के लिए बड़ा राजनीतिक झटका है और इससे मौजूदा पीस प्लान पर चल रही बातचीत पर भी असर होगा, क्योंकि यरमक यूरोपीय देशों से बात करने वाली टीम का हिस्सा थे। रूस ने दावा किया है कि यूरोपीय यूनियन किसी तरह पीस डील की बातचीत को फेल करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन इस बार यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों को भी टारगेट कर सकते हैं।